चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक नए एमसीक्यू के सेशन की ओर। लेसन रहने वाला है अपना मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। 10th क्लास का लेसन है जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम जमादार वाले एग्जाम के अंदर बताया था कि यहाँ से जो ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन सब के बारे में चीज़ें हैं। ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, इनको आप इंग्लिश में याद कीजिए ताकि इनके वर्ड जो है इंग्लिश में आते हैं। और आपने देखा कि एग्जाम में एज इट इज हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में वर्ड लिखा था। अब जिसको इंग्लिश में नहीं मालूम वो वहाँ केवल देखता रह गया, याद करता रह गया, और उस टाइम हम उलझन में होते हैं। तो निश्चित तौर पर जब तुक्का लगाते हैं तो वो सवाल गलत होते हैं। 100 में से 90 से 95% सवाल जो है इस तरह से गलत रहते हैं। तो ये क्यों लेसन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अपने जो है वो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ईश्वर से नाम लेते हैं और कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथियों को सफलता दे। चलिए दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है। एक इंसान है जिसकी इस तरह ये आंख ऐसी है, जिसकी आंख तो ये 2 मीटर तक ही देख सकता है स्पष्ट। ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर की है, ठीक है। अब जनरली आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो है वो इस यहाँ एक लेंस लगाया जाना है, उस अवतल लेंस लगाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 मीटर तक की दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब इसको क्या है, इसको मायोपिया है। इसको क्या है, मायोपिया। मायोपिया बोले तो निकट दृष्टि दोष, बोले तो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो अवतल लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा तो वो यहाँ इमेज बनाएगा, पहले एक इमेज बनाएगा जो इमेज आंखों के लिए एकदम एग्जैक्ट होगी, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि आप देखो तो u जो अनंत थी उसको पहले v क्या कर दिया गया, 2 मीटर कर दिया गया। एक लेंस फोकल लेंस, एक लेंस है अवतल लेंस, उसकी अगर आप 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u जो है अनंत और u जो है वो 2 मीटर तक ले आएगा। अगर आप फाइंड करते हैं तो f जो है वो आपको 2 मीटर ही मिलेगी। तो आप इतनी कैलकुलेशन करें चाहे ना करें एक ही बात है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ से ये आता वहाँ से है, ये हम यहाँ जिस लेंस का इस्तेमाल करेंगे उसकी फोकल लेंथ 2 मीटर की होगी, ये यहाँ से मालूम चल जाता है। बट ये आती वैल्यू यहाँ से है, हम सीधा नहीं करते। ये वैल्यू सीधी हम अगर कहें कि 2 मीटर का फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ का एक अवतल लेंस यूज होगा, तो वो बात सही नहीं है, वो वहाँ से यूज होती है। बट अपने यहाँ सीधा लिख लेते हैं क्योंकि अपने को तो कोई वहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। P इक्वल टू 1/f 1/2 और 0.5 डायप्टर, ठीक है। अवतल लेंस है तो माइनस में, अवतल लेंस है तो माइनस में, माइनस 0.5 डायप्टर। थोड़े से ही एमसीक्यू है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। एनसीईआरटी ने जो दिए हैं वो बहुत कम दिए हैं, हम फटाफट करते हैं इनको। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है। निकट बिंदु दूर हो गया, निकट बिंदु पास आ गया, दूर बिंदु पास आ गया, दूर बिंदु दूर हो गया। वो पहले यहाँ तक देख पाता था, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो आराम से देख सकता था। अब वो उसको दूर करना पड़ रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है, 25 सेंटीमीटर तक तो यहाँ से यहाँ तक तो वो सही देख ही नहीं सकता, ठीक है। सामान्य इंसान देख ही नहीं सकता, वो उसका निकट बिंदु रहता है। तो अब उसको और आगे तक का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये निकट बिंदु इतना हो गया, अब और आगे तक दिखाई दे रहा है, निकट बिंदु इतना हो गया, निकट बिंदु दूर जाता जा रहा है, निकट बिंदु दूर जाता जा रहा है, तो निकट बिंदु दूर हो गया, ठीक है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो पजल हो जाएंगे। कोई प्रिज्म ABC आधार BC के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज 11.1 चित्र में दर्शानुसार इस प्रिज्म पर आपतित होता है। नीचे के दिए गए किस प्रकार में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात वर्ण विक्षेपण हो जाने के पश्चात, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का प्रिज्म प्राप्तित होना और उसको 7 रंगों में विभक्त कर देना, यह वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश के वर्ण के तदनुरूपी है, यानी कि आकाश के रंग जैसा हो। आकाश का रंग जैसा कैसा, नीला रंग हो। ऊपर से तीसरा रंग नीला आना चाहिए, 2 रंग को यार और आ जाए, तीसरा रंग क्या आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, जब इसको हम यहाँ देखेंगे तो ये जो है ये क्या कर देगा, इसको 7 कलर में डिवाइड कर देगा, 7 कलर में डिवाइड कर देगा। लेकिन 7 कलर में डिवाइड करेगा तो आपको मालूम है कि VIBGYOR, ये रेड ऑरेंज येलो, तीसरा कलर तो येलो आया। ये देखिए ये उल्टा है, तो उल्टा है तो ये ऐसा क्यों किया
क्योंकि अब ये देखो सबसे कम जो अपवर्तित होगी वो रेड कलर की होगी, सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर की होगी, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो थर्ड कौन आ रहा है? ब्लू आ रहा है। तो बी वाले प्रकरण के अंदर ये कहानी सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि पूछ क्या पा रहा है। अगर हम ये जान लें तो एग्जाम जो है हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है, नीले रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। दरअसल दोपहर के समय प्रकाश का बहुत ही कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए सीधा सीधा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, श्वेत प्रकाश, इसलिए हमें ये सफेद रंग का दिखाई देता है। इसीलिए प्रातःकाल और साय के समय ये हमें रेड कलर का या रक्ताभ प्रतीत होता है। इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं शामिल होती है? गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, गजब का क्वेश्चन। आप बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे? देख लीजिए, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों सी सही होगा एकदम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बजाय हम जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो होगा आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो परावर्तन, जो अपवर्तन कोण है ना, ये अपवर्तन कोण जो है ये 90 डिग्री का पूरा बन जाए, यानी कि ऐसे निकल जाए, इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये तो आगे की हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? आंतरिक परावर्तन। क्या नाम देंगे हम इसको? आंतरिक परावर्तन का नाम देंगे। ये एनसीईआरटी के आंसर में गिवन है। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल, ये जो है ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो लेयर है वायुमंडल की, उसका जो मतलब ये बदलती रहती है, इनका घनत्व जो हल्का फुल्का चेंज होता रहता है, इस वजह से इनका अपवर्तनांक बदलता रहता है। अपवर्तनांक बदलेगा तो किरणें आती जाती, उनका रास्ता आगे पीछे होता रहता है, इस वजह से हमें लगता है कभी किरण यहाँ से आ रही है, कभी वहाँ से आ रही है, तो तारा में कभी यहाँ दिखाई देता है, कभी वहाँ दिखाई देता है, जबकि वो होता है एक ही जगह पे। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित होता है, पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्णों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। नहीं, बैंगनी और नीला रंग प्रकाश जो है वो अधिक प्रकीर्णित होता है, इस वजह से हमारी आंखों तक नीला रंग पहुंचता है और हमें जो आसमान है वो नीले रंग का दिखाई भी देता है। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने में, श्वेत प्रकाश के ही लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं, पीला प्रकाश लाल बैंगनी की मध्य चाल से, सारे एक ही चाल से चलेंगे दोस्तों। कोई ऐसा नहीं है कि कोई तेज भाग लेगा, कोई स्लो भाग लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश ये बहुत आसान प्रश्न है, धुएं कोहे द्वारा बहुत कम प्रकीर्णित होता है, इस वजह से हम खतरे के निशान लाल रंग के लगाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? रक्ताभ दिखने का प्रकीर्णन कौन है? प्रकीर्णन, विक्षेपण नहीं है दोस्तों, गौर करना इस बात को, हम जल्दबाजी में यहाँ विक्षेपण करने की गलती कर देते हैं। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। हालांकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर आपको यहाँ कहीं रामन प्रभाव, क्या रामन प्रभाव का नाम आता है, तब भी वो सही होगा। रेले प्रभाव, रेले का प्रभाव, रेले प्रभाव ये भी इसमें रोल प्ले करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप, दोनों ही करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर आता है, ज्यादा अपवर्तन कॉर्निया, ठीक है। ये आपको जो काला काला दिखाई दे रहा है ना आंखों के बीच के अंदर, ये नेत्र लेंस के फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां
देखिए ये हमारा नेत्र का लेंस है और यहाँ इस तरह की कुछ पेशियाँ लगी होती है इस तरह, जिन्हें हम पक्षमापी पेशियाँ कह सकते हैं इस तरह, और ये खाली जगह है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। और यही आंखों का रंग डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये ऐसे ही पड़ा रहना चाहता है, जब ऐसा है तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हमें फोकल लेंथ कम करनी है तो हम क्या करते हैं, ये पक्षमापी पेशियाँ से जोड़ लगाती है, फैलेगी यहाँ से आगे की ओर फैलेगी तो ये ऐसे लेंस जो है ऐसे होगा, ऐसे कर्व ज़्यादा होगा लेंस में, कर्व ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। अब अगर ये वापस फोकस दूरी बढ़ानी है तो ये वापस क्या होगी, आराम करेगी, शिथिल होगी। शिथिलन की केस के अंदर ये फिर दूर हो जाएगा वापस और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो शिथिलन होती है और लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, ये कहानी। निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है? निकट दृष्टि वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि पास की वस्तु सही दिखाई देना, दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई देना। दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, गलत है ये। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष, यानी हाइपरमेट्रोपिया। यही आया था जमादार में, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, गलत है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, देख सकते, पास की नहीं दिखाई देती, उसको दूर की दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को निकट की दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। हाँ, ये सही है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। दीर्घ दृष्टि दोष जो है उसमें क्या है कि दूर की दृष्टि तो उसकी सही होती है बट नजदीक की सही नहीं होती। ये कह रहा है दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर की सही होती है उसकी, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, आज तो बहुत कम ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिए हमने उतने ही क्वेश्चन किए हैं केवल। 9th क्लास के क्वेश्चंस के लिए हम प्रयास करेंगे कि सारी 9th क्लास के लेसन जो है, जो क्वेश्चन है वो आपको एक साथ अवेलेबल करवाए जा सके। ऐसे ही 8th क्लास में, ऐसे ही 6th क्लास में हम कोशिश करेंगे, 7th के लिए भी। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, ये लोग क्वेश्चंस आपकी काफ़ी बढ़िया हेल्प करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट मॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।